हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि ग्रिफ्थ ने दिया था। उसके बाद में उसका बायोकेमिकल नेचर जो कि ऑसवर्ल्ड एवेरी एंड उसके जो साथ के कोवर्कर्स थे उन्होंने दिया था। अब ये जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है जिससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस प्रिंसिपल को हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रिंसिपल को हम हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने 1952 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक क्या है जिससे और ऐसा क्या है इस एक्सपेरिमेंट में जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आज हम बात करेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसडक्शन क्या होता है और उसको ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के नाम से कैसे जाना गया। तो ट्रांसडक्शन आपका होता है इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन डीएनए इनटू ए बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जब आप कोई फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करते हो या इंसर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज, उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। हमने इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसमें हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया में डायरेक्टली नेकेड डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाना, कि इंसर्शन ऑफ ए नेकेड डीएनए इनटू ए बैक्टीरिया, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसडक्शन क्या हुआ कि इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो ये यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का यूज लिया है। तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है कि फिर बैक्टीरियोफाज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफाज होता है दोस्तों ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस क्या होता है, नॉर्मली वायरस को हम सभी जानते हैं कि इतना कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो होता नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है आउटसाइड द होस्ट, किसी होस्ट के बाहर, विदाउट होस्ट अगर ये किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ये क्या होता है दोस्तों, नॉन लिविंग होता है। तो वायरस क्या करता है, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी होस्ट को ढूंढता है। अगर वो होस्ट बैक्टीरिया है तो उसे हम क्या कहेंगे उस वायरस को, कि मतलब ऐसे वायरस जो मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के लिए बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, सिंपली इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो हर्शे एंड चेस ने क्या किया, एक तो बैक्टीरियोफाज का यूज लिया इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने के लिए, दूसरा यूज लिया इन्होंने एक बैक्टीरिया का जिसके अंदर ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा। तो वो कौन सा लिया था, एक कॉमन बैक्टीरिया होता है एस्केरिसिया कोलाई, ई कोलाई क्या है हमारा कॉमन बैक्टीरिया। तो एक तो बैक्टीरियोफाज लिया था। बैक्टीरियोफाज कौन सा लिया था इन्होंने, T2 फाज में, सिंपली फाज बोल रहा हूं बैक्टीरियोफाज को शॉर्ट में। तो T2 फाज जो है यूज लिया था हर्शे एंड चेस ने इस एक्सपेरिमेंट में, जो कि एक टेडपोल शेप का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरियोफाज जो कि उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो तीसरी चीज़ जो हर्शे एंड चेस ने यूज ली थी वो थी आपकी रेडियो आइसोटॉप्स। अब ये रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं हम। रेडियो आइसोटोप की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, जिसमें जो न्यूट्रॉन की जो मात्रा है वो ज़्यादा
होती है कंपेयर टू नॉर्मल एलिमेंट। कोई भी अगर नॉर्मल एलिमेंट की बात करें तो ये एक नॉर्मल एलिमेंट्स के जैसा ही होता है प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाए। आइसोटोप दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आइसो प्लस टोपोस। आइसो का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है प्लेस, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई दो एलिमेंट सेम जगह पे प्लेस हैं, एक ही जगह पे आते हैं, लेकिन उनका जो मास है वो क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। दो चीज़ें बताता हूँ, डिफरेंट इन मास बट सेम इन प्रॉपर्टीज, ये होते हैं आपके आइसोटोप्स। तो इनका अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से इनमें रीअरेंजमेंट होता रहता है और जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो इनको जो है हम मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं। आप आगे भी पढ़ोगे, जो कार्बन 14 यूज किया गया था जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर मिचेल्सन एंड स्टाल के थ्रू, और भी कई जगह यूज करते हैं। जैसे कि इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरह के रेडियो आइसोटोप जो है हर्शे एंड चेस ने यूज किए थे। एक तो था आपका S35 और एक था आपका P32। तो S मतलब सल्फर 35 और P मतलब फॉस्फोरस 32। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल एलिमेंट का जो इनका मास होता है वो अगर हम बात करें तो सल्फर का होता है 32 और फॉस्फोरस का होता है अप्रोक्स 31 के आसपास होता है। लेकिन अगर आप रेडियो आइसोटोप की बात करोगे तो रेडियो आइसोटोप का जो मास है वो हमेशा ज़्यादा होगा, डिफरेंट होगा नॉर्मल जो है आपके एलिमेंट से। तो दो तरह के आइसोटोप जो है हर्शे एंड चेस ने यूज किए थे, S35 एंड P32। तो S35 का मतलब है सल्फर। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन के अंदर दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, एक तो है आपका सिस्टीन और एक है आपका मिथियोनीन। तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्रोटीन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सल्फर देखने को मिलता है। जबकि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें तीन तरह की चीज़ें होती है। एक तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, और थर्ड जो होता है उसके अंदर फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, इसलिए इन्होंने यूज किया फॉस्फेट या फॉस्फोरस। और जो है प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, इसलिए यूज किया S35। डीएनए में सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है और आया हुआ भी है कि हर्शे एंड चेस ने नाइट्रोजन जो है एज ए रेडियो एक्टिव कंपाउंड क्यों नहीं यूज लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि नाइट्रोजन है वो दोनों जो है हमारे सब्सटेंस उनके अंदर पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है और डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि रेडियो एक्टिविटी कौन से कंपाउंड ने शो करी है, क्योंकि हमें तो ये पता लगाना है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और हम कैसे पता लगाएंगे, रेडियो एक्टिविटी से पता लगाएंगे कि कौन से आइसोटोप ने रेडियो एक्टिविटी शो करी है। तो अगर नाइट्रोजन हम यूज लेंगे तो वो तो प्रोटीन में भी होता है और डीएनए में भी होता है। अगर वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि कौन से कंपाउंड ने रेडियो एक्टिविटी शो करी है। इसलिए हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो सिर्फ प्रोटीन के अंदर हो और एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ डीएनए के अंदर हो। इसलिए सल्फर किस में पाया जाता है, ओनली प्रोटीन में पाया जाता है। तो इसलिए हर्शे एंड चेस ने सल्फर को यूज लिया। और फॉस्फोरस जो है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, इसलिए उन्होंने फॉस्फोरस को यूज लिया। अब क्या करेंगे, ये जो रेडियो आइसोटोप है इनको हम T2 फाज जो हमने बैक्टीरियोफाज यूज लिया है उसके अंदर एंटर करवाएंगे। और वो जो T2 फाज है वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेगा, और जिससे अगर रेडियो एक्टिविटी शो होगी तो हमें पता लग जाएगा कि अगर प्रोटीन ने, अगर सल्फर ने वो रेडियो एक्टिविटी शो करी है तो इसका मतलब वो प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है।
और फॉस्फोरस ने अगर रेडियो एक्टिविटी शो करी है तो इसका मतलब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जितने भी T2 फाज है उनको क्या करना है, रेडियो लेबल कर लेना है, रेडियो लेबल कर लेना है। अब किस तरीके से रेडियो लेबल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक कोई भी कल्चर मीडियम लेंगे, इस कल्चर मीडियम में क्या करेंगे हम, जो भी सल्फर का सोर्स होगा हमारा वो क्या होगा, S35। जितना भी सल्फर का सोर्स है इस कल्चर मीडियम के अंदर वो क्या है हमारा, S35। अब इस कल्चर मीडिया के अंदर हम क्या करेंगे, ई कोलाई को ग्रो करवाएंगे। तो जितनी भी ई कोलाई हो जाएगी इस कल्चर मीडिया के अंदर वो क्या हो जाएगी, आपकी S35 हो जाएगी, ऑल ई कोलाई। क्योंकि जितना भी ई कोलाई क्या करेगी, सल्फर का जो भी सोर्स है वो यूज करेगी, वो कौन सा यूज करेगी, S35। क्योंकि मीडिया के अंदर, कल्चर के अंदर हमने क्या दिया है, ओनली S35 दिया है जो कि एक रेडियो आइसोटोप है। तो जितना भी S35 है वो किसके अंदर इंटर हो जाएगा, हमारा ई कोलाई के अंदर आ जाएगा। ऑल ई कोलाई आर कंटेन S35 एज ए सल्फर इन देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। आगे अब हम क्या करेंगे, T2 फाज को इंटर करवाएंगे। T2 फाज क्या करता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो जितने भी फाज हैं वो किसकी मशीनरी यूज करेंगे, वो ई कोलाई की मशीनरी यूज करेंगे। जितने भी फाज है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें तो बैक्टीरियोफाज, ये जो हम T2 फाज है अगर उसका हम टोपोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से होती है, इस तरीके की इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। जिसके अंदर क्या होता है आपका, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या है, डीएनए है हमारा। सॉरी, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, अब ये तो हम आज के हिसाब से बता रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा डीएनए है और ये इसकी जो है आउटर लेयर है कैप्सिड, जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। ये एक सिंपल सा, एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। ये आपका हो गया T2 फाज। क्या हो गया दोस्तों, T2 फाज। तो ये इसकी शेप हो गई T2 फाज की। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक तो है आपका डीएनए, एक है आपका प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स पाए नहीं जाते हैं। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बैक्टीरियोफाज इस ई कोलाई की जो जितनी भी मशीनरी है वो यूज करेगा। यानी कि जो भी फॉस्फोरस का, सल्फर का, नाइट्रोजन का जो भी सोर्स होगा वो किससे लेगा, इस ई कोलाई से लेगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो T2 फाज को हमने इंटर करवाया इस बैक्टीरिया के अंदर। तो जितने भी T2 फाज थे हमारे वो क्या हो गए, S35 हो गए। उनके अंदर सल्फर का सोर्स क्या हो गया, S35। ऑल T2 फाज हैव S35। उनके पास में क्या आ गया, S35 आ गया। तो ये तो हमने एक अलग बैक्टीरियोफाज को तैयार करवा लिया। यानी कि एक अलग ही हमारे पास कॉलोनी आएगी जिसके अंदर हमारे पास में जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर जो S35 क्या है, रेडियो आइसोटोप है। डीएनए, ये जो फॉस्फोरस है वो नॉर्मल है इस केस के अंदर, और जो सल्फर है वो रेडियो आइसोटोप हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरे कल्चर में इसी तरीके से सेम होगा। फॉस्फोरस क्या किया हमने, P32 का ले लिया जो कल्चर मीडियम, उसके अंदर ई कोलाई को ग्रो करवाया। जितने भी ई कोलाई ग्रो करेंगे उस ई कोलाई के अंदर क्या आ जाएंगे, ऑल ई कोलाई का जो सोर्स क्या होगा आपका, P32। यानी कि फॉस्फोरस का सोर्स अब इस वाले के अंदर क्या होगा, P32। इसके अंदर हम T2 फाज इंटर करवाएंगे। अब जितने भी T2 फाज हो जाएंगे, ऑल T2 फाज हैव P32। यानी कि अब ये वाले जो हैं ये अलग हो गया। तो अब हमारे पास दो तरह की स्ट्रेन जो है तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर एक तरह की स्ट्रेन के अंदर हमारे पास S35 वाले T2 फाज हैं और एक वाली के अंदर हमें P32
टीटूफाज है। दो तरह के टीटूफाज अब हमारे पास है। अब इन टीटूफाज को हम किसी फ्रेश इकोलाई के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे और उसका जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, अब वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा या डीएनए होगा, वो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो तरह के टीटूफाज है हमारे पास, एक जो है S35 लेबल है, एक P32 लेबल है। हम जो है इन्फेक्ट करवाएंगे, किसके साथ में इन्फेक्ट करवाएंगे, कोई भी फ्रेश ई कोलाई के साथ में। यानी कि ये जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई के अंदर जो सल्फर का सोर्स है वो नॉर्मल है, नॉर्मल सल्फर का सोर्स है। इसमें हम किसी भी तरह का रेडियो आइसोटोप यूज नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया, टीटूफाज जो है रेडियो आइसोटोप लिया है, उसको इन्फेक्ट करवाया किसी फ्रेश ई कोलाई के अंदर। और यहाँ पे क्या किया हमने, फिर इस प्रोसेस को तो हमने बोल दिया इन्फेक्शन। ये प्रोसेस क्या हो गया हमारी, इन्फेक्शन। सेकंड हमने क्या किया, ये जैसे ही इसके हमने इनसे इन्फेक्ट करवाया तो हमने क्या किया, ब्लेंडिंग करवाया। ब्लेंडिंग क्या होता है, यानी कि एजिटेशन होता है। ई कोलाई अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मान लो कि ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाते हैं तो वो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। और जो बाहर वाला पार्ट होगा इसका, ये क्या होगा, बाहर का बाहर ही रह जाएगा, प्रोटीनी पार्ट होगा। क्योंकि ओनली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो इंसर्ट करता है किसके, बैक्टीरिया के अंदर, थ्रू बैक्टीरियोफाज। उसका जो आउटर सेल होती है, कैप्सिड होता है, वो बाहर का बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ब्लेंडिंग करेंगे तो इसके बाहर जो पार्ट है जो अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस आपका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इसको तो हमने बोल दिया ब्लेंडिंग। थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर क्या करेंगे हम कि अगर जो भी फाज पार्टिकल हैं जो इंसर्ट कर गए हैं ई कोलाई के अंदर, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो दो तरह की हमारे पास में क्या बनेगी, जैसे भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, तो दो तरह की हमें लेयर देखने को मिलती है। एक होती है हमारी पैलेट, जो कि नीचे वाली लेयर होती है किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये वाली नीचे वाली। और जो एक होती है हमारी सुपरनेटेंट, ये ऊपर वाली लेयर। तो इसके अंदर दो लेयर बन जाएगी, जिसमें एक लेयर के अंदर आपका क्या होगा, जो फाज पार्टिकल होंगे बैक्टीरियोफाज प्लस ई कोलाई, और सुपरनेटेंट पार्ट के अंदर डेब्रिस पार्ट होगा, जो कि ये आउटर कैप्सिड है, जो कि ट्रांसफर नहीं हो पाया है जेनेटिक मटीरियल जो इसके अंदर ई कोलाई के अंदर, वो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि आपका ये जो सुपरनेटेंट है, ये पैलेट है, जिस पैलेट के अंदर क्या है आपका ई कोलाई प्लस टीटूफेज है, जो इसने अपना क्या कर दिया है, इसका जीनोम इंसर्ट कर दिया है। टीटूफाज का क्या है, जीनोम, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, वो है। और सुपरनेटेंट के अंदर क्या है, उसका आउटर पार्ट है। किसका आउटर पार्ट है, हमारा टीटूफाज का आउटर पार्ट है। तो हम ये देखते हैं कि पैलेट जो है कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है, नो रेडियो एक्टिविटी, किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं दिखती है। जबकि उसका जो आउटर पार्ट है वो क्या करता है, हमें रेडियो एक्टिविटी शो करता है। उसका जो आउटर पार्ट था, कैप्सिड था, यानी कि जो सुपरनेटेंट था, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। लेकिन जो ई कोलाई है वो किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। इसका मतलब जो S था वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। S35 किसके अंदर होता है, S सल्फर प्रोटीन के अंदर होता है। यानी कि प्रोटीन क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हमने क्या किया, दूसरे जो P32 वाला था उसको फ्रेश ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवाया। तो ये क्या होगी आपकी इन्फेक्शन। फिर हमने क्या करवाया, ब्लेंडिंग करवाई, जिससे क्या हो गया, आउटर पार्ट बाहर निकल गया इस वाली प्रोसेस के अंदर। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो एक पैलेट बना और एक सुपरनेटेंट बना। तो इसके अंदर हमने देखा जो पैलेट था, जिसके अंदर क्या था, आपका ई कोलाई था और आपका जेनेटिक मटेरियल था किसका, टीटूफाज का। वो क्या करता है, आपका
रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो यानी इस वाले पार्ट में हमने क्या किया था, फॉस्फोरस जो है वो हमने क्या किया था, रेडियो एक्टिव कंपाउंड लिया था, और फॉस्फोरस किस में होता है, डीएनए में होता है। तो डीएनए क्या हुआ, हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ। इसके पीछे जो साइंस है वो क्या है आपका, कि जो बैक्टीरियोफाज है वो ओनली जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र करता है, जो प्रोटीन का पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो बाहर रह जाता है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, जबकि इसके सुपरनेटेड वाले पार्ट के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई है, जो कि किससे मिलके बना हुआ था, प्रोटीन से मिलके बना हुआ था। तो हम एनसीईआरटी के भी इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमने दो तरह के बैक्टीरियोफाज तैयार किए थे। एक जो है बैक्टीरियोफाज S35 से लेबल किया है, एक जो है P32 से किया है। उसको इन्फेक्शन करवाया किसी फ्रेश ई कोलाई के साथ में। उसके बाद में इन्फेक्शन करवाने के बाद में ब्लेंडिंग करवाया। ब्लेंडिंग करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो आउटर पार्ट है जो कि इंटर नहीं करता है वो बाहर का बाहर रह जाए, और ओनली जो जेनेटिक मटेरियल है वही अंदर बना रहे। तो ये तो हमें पता है कि बैक्टीरियोफाज का ओनली जेनेटिक मटेरियल ही इंटर करेगा बैक्टीरिया के साथ में। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद में ट्रांसडक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, जिसमें ट्रांसडक्शन हुआ है ई कोलाई प्लस जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर गया है। दूसरा हम क्या करेंगे, जो है जो जो ये डेब्रिस रहेगा बैक्टीरियोफाज का, जो आउटर लेयर थी, जो कैप्सिड थी, उसका बनेगा। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमें दो तरह की क्या देखने को मिलेगी, लेयर देखने को मिलेगी। एक तो नीचे वाली रहेगी जिसको हम पेलेट बोलेंगे, और एक ऊपर वाली रहेगी जिसको हम सुपरनेटेंट बोलेंगे। तो पेलेट के अंदर हमारा क्या होगा, जो है ई कोलाई रहेगा विद जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप S35 वाले के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई है, जो सेल्स थी ई कोलाई उनके अंदर। और उसका जो सुपरनेटेंट था, जो इसका ट्यूब का, उसके अंदर जो है रेडियो एक्टिविटी शो हुई है। यानी कि ई कोलाई के अंदर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है उसमें किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं था यहाँ पे। और दूसरे केस के अंदर हमने P32 लिया था, इन्फेक्शन करवाया, ब्लेंडिंग करवाई और सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज करवाने के अंदर हमने देखा कि जो P32 लेबल सेल्स थी, T2 फेज थे, जिसने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया था, उनके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, और जो उसका आउटर पार्ट था उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। तो जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आउटर पार्ट है, देखो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, और इधर जो आउटर पार्ट है वो क्या है आपका, रेड कलर का लेबल्ड है। तो लेबल्ड होने का मतलब क्या है, इसका जो आउटर पार्ट किससे मिलके बना हुआ था, प्रोटीन से मिलके बना हुआ था, जिसके अंदर प्रोटीन में क्या होते हैं, सल्फर होता है। तो जो ये आउटर पार्ट है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का बना हुआ था। तो S35 जब भी यूज किया तो उसने जो है रेडियो एक्टिविटी शो करी। लेकिन डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था, तो जब हमने फॉस्फोरस लिया, तो फॉस्फोरस के केस में जो है जेनेटिक मटेरियल हमें क्या कर रहा था, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल से ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और इसके बाद में हमने डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल मान लिया। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जेनेटिक मटेरियल की। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ।